नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, ये लाइनें तो आपने सुनी होंगी। पुराना एक फिल्मी गीत भी है जो मुझे नहीं लगता कोई भी भूला होगा। लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर भी ऐसा ही चल रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एक सड़ा आम टोकरी के सभी आम को खराब कर देता है, उससे पहले उसे बाहर फेंको। खड़गे साहब खुलकर क्यों नहीं बोलते? किसे सड़ा हुआ आम बता रहे हैं? आखिर खड़गे जी ने क्यों कहा कि पूरा डिब्बा सड़ने से पहले खराब आम को तुरंत हटा दें? क्या खड़गे का निशाना राहुल गांधी पर है या गांधी नेहरू परिवार पर है या अपनी ही पार्टी में किसी और पर है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? खड़गे ने किस संदर्भ में क्या कहा, कहां कहा, इसकी चर्चा आगे करूंगी। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी विरोधियों की हार की हताशा समझिए। उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुए 48 घंटे हो गए, लेकिन आफ्टर शॉक है कि बस जाता ही नहीं, रोज कंपकपी चल रही है सब जगह। मोदी विरोधी 14 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। ये सांसद कौन है इसका भी पता कमोबेश चल ही गया है। चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक नया शिगुफा सामने आ गया कि मोदी ने सांसदों को खरीद लिया। रेट भी वही लोग बता रहे हैं जो मोदी विरोधी हैं, 15 से 20 करोड़ प्रति सांसद। ये शगुफे वाला दावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किया है। मतलब हद है भाई, हार जाओ तो कुछ भी बोलकर निकल जाओ। भाई उन सांसदों से पूछो कि क्यों उन्होंने मोदी के कैंडिडेट को वोट दिया। आफ्टर ऑल कॉन्शियस वोटिंग थी तो किसी ने आत्मा की आवाज भी तो सुनी हो सकती है कि सब कुछ खरीद फरोख्त ही है। उससे उलट कोई उठता है सवाल, अपने ही लोगों को सड़ा आम बताने लगता है। कोई उठता है और अपने लोगों को बिकाऊ बता देता है। क्या हद नहीं है ये? और अगर खरीद फरोख्त हुई तो सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सबूत जुटाएं और कोर्ट पहुंचे, क्योंकि खुद ही तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार कोई भी हो, सिस्टम तो विपक्ष का ही है, उनका ही है। लेकिन सवाल ये है कि खड़गे साहब आखिर में कह किसे रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के सामने और मजबूती से खड़े होने के लिए वो कांग्रेस में बड़ी सर्जरी चाहते हैं? लेकिन सवाल ये भी है कि जिस पार्टी में गांधी परिवार के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, वहां खड़गे किसे सड़ा हुआ आम बताकर पार्टी से बाहर करना चाहते हैं? ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि सड़े आम को बाहर निकालो। खड़गे का इशारा किसके लिए? ये सवाल अब तो आज सारी पब्लिक पूछ रही है। सबसे पहले सुन लें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के जूनागढ़ में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में कहा क्या है। जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं, जाओ दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। हो सकता है खड़गे जी का बयान पार्टी के कार्यकर्ताओं और ऐसे नेताओं के लिए हो जो काम नहीं करना चाहते और सिर्फ मलाई काटना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सीधा सवाल दिल्ली दरबार पर भी उठेगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वो तो राहुल गांधी हैं जो 90 से ज्यादा चुनाव हारकर भी पार्टी के पोस्टर बॉय बने घूम रहे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं खड़गे जी इशारों में किसकी तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर ये इंडिकेट कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि ये बहुत ही
बहादुरी का काम वो कर रहे हैं कि जो 99 चुनाव हारता है और चुनाव हारने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेकर सारे चुनावों पर सवाल खड़े कर देता है और अपने भीतर अपनी अंतरात्मा के प्रति देखने का साहस नहीं करता, तो उनको जिस प्रकार से आज खड़गे जी ने वर्णन किया है, मुझे लगता है ये वाकई बहादुरी का काम है। शाम या रात होते होते उनके लिए कोई राजन्ना जैसा फतवा जारी ना हो जाए पार्टी से। खड़गे जी कह रहे हैं कि सड़ा आम, राहुल गांधी कह रहे हैं वो हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। चल क्या रहा है भाई आम और बम के बीच में? इस बीच मद्रास हाईकोर्ट में वोट चोरी का मुद्दा लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ना सिर्फ खारिज किया बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी याचिका करने वाले पर ठोक दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी हैं कि वोट चोरी की रट लगाए हुए हैं। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश, ममता, तेजस्वी यादव, सारे विरोधी मोदी से डायरेक्ट फाइट में मिली करारी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की रेट लिस्ट हैरान करने वाली है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। আমি কালকে গিয়ে 4-5 জনের সাথে একটু কথা বলে বুঝতে পেরেছি এক একজনের ভোট কিনতে প্রায় 15-20 কোটি টাকা খরচা করেছে। এখন বিক্রি হয় পণ্য বা দ্রব্য। তাই যারা ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধি হয়ে মানুষের কথা বলার জন্য পার্লামেন্টে গিয়ে মানুষের আবেগকে বিক্রি করতে চাইছে, তারা হয়তো বিক্রি হতে পারে, কিন্তু মানুষের আবেগ তো বিক্রি হয় না, जनप्रतिनिधि बिक्री होते पाए, जनता बिक्री हुए। ऐसे में सवाल पब्लिक का उठ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या सड़े आम को बाहर निकालो की बात कहकर खड़गे ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? सवाल नंबर 2, मोदी से सीधी लड़ाई में हार के फ्रस्ट्रेशन में विरोधी पार्टियां अपने ही सांसद को बिकाऊ और कार्यकर्ता को सड़ा आम बता रही हैं। सवाल नंबर 3, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 20 करोड़ में सांसदों को खरीदने के आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ऋतुराज झा पूर्व एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, शुभांकर भट्टाचार्य जी तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कि इतनी बड़ी नमस्कार आपने किसको की? खड़गे जी को, खड़गे जी को कि राहुल गांधी को? जनता को, देश की जनता को। जनता को, पब्लिक तो सबकी बॉस है, लेकिन ये खड़गे जी को किससे प्रॉब्लम है? तहसीन पूनावाला जी, ये सड़ा हुआ आम कांग्रेस में है कौन? लोग दूरबीन लेकर निकल गए ढूंढने के लिए कि खड़गे जी का इशारा किस तरफ है। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने भीतर देखिए कि उसको किस तरह से आगे के चुनाव में परफॉर्म करना चाहिए। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो राहुल गांधी जी ने टारगेट सेट किया था। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि गुजरात का चुनाव कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन कई ऐसे गुजरात के कांग्रेस के नेता है जिसके बारे में आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता ने भी कहा था और अब खड़गे जी ने भी कहा था, जो क्योंकि वो सत्ता में नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के इतने करीब है। आप देखिए हार्दिक जी, बाकी जो अल्पेश ठाकुर, सब ने बीजेपी, जितने भी कांग्रेस के नेता इनको लेने की कोशिश करती है। इसलिए राहुल गांधी जी का एक मंत्र है, डरो मत और बीजेपी के सामने झुकना नहीं है। और जिन लोगों को बीजेपी ज्वाइन करनी है उनके लिए रास्ता खुला है, वो जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम नहीं कर सकते। अब बीजेपी कितने सारे आरोप लगाती थी और जिन लोगों पर आरोप लगाती थी, एग्जाम्पल हिमंता बिस्वा शर्मा जी, वो आज बीजेपी में मुख्यमंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो आज बीजेपी में है। तो बीजेपी का तो ये सिस्टम है कि उनके पास तो टैलेंट है, ने एक दो टैलेंटेड लोग हैं सुधांशु जी जैसे, बाकी तो है नहीं टैलेंट, तो कांग्रेस से इंपोर्ट करना चाहती है। तो जिनको जाना है वो चले जाए। तो खड़गे जी ने अच्छी बात की, पूरी तरह से हम उनका समर्थन करते हैं इस बात में। लेकिन खड़गे जी को रोक कौन रहा है?
सड़ा हुआ आम है तो निकाल के बाहर कर दो। हाँ। खड़गे जी ये कह किसको रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं यही पूछना चाहती हूं। खड़गे जी तो पार्टी प्रेसिडेंट हैं। अब सड़ा हुआ आम उनको दिख रहा है, निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि गांधी परिवार से पूछे बिना किसी को निकाल नहीं सकते, किसी को ले नहीं सकते। और दूसरा, तहसीन पूनावाला जी कहते हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं को ले जाते हैं। ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस से दुखी होकर आपके पास चले जाते हैं। देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, खड़गे जी यद्यपि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हैं, पर सबने वो उनका वीडियो देखा है कि उनके अपने राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उनके मुंह से क्या निकला, ये हाईकमान तय करेगी। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से ऊपर भी कोई हाईकमान है? देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाईकमान होता है, जब आप सत्ता में नहीं होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोच्च पद है। मगर इसके ऊपर कौन हाईकमान है? तो जब उनकी बेबसी अपने राज्य में इतनी है तो इस दूसरे राज्य में क्या स्थिति होगी, ये भली भांति समझा जा सकता है। जहां तक गुजरात की बात है तो ये एक ऐसा राज्य है नाविका जी, देश के लोगों को समझना चाहिए कि जब से राहुल गांधी जी बालिग हुए हैं, यानी वोट डालने की उनकी उम्र आई, 1970 की उनकी पैदाइश 88 में आई, उसके बाद से कांग्रेस की कभी सरकार ही नहीं बनी। 89 में चिमन भाई पटेल को बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनी थी। उसके बाद चिमन भाई पटेल जनता दल के थे, जनता दल पूरी लेकर कांग्रेस में चले गए थे। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है जब से राहुल गांधी ने वोट डालने का अधिकार प्राप्त किया 1989 से 95 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मुझे लगता है कि उस राज्य में कितनी सड़ांध कांग्रेस पार्टी के अंदर आ चुकी है और अपने नेताओं को अपमानित करने में कांग्रेस के नेताओं को जरा भी गुरेज नहीं होता। राहुल गांधी जी जाके गुजरात में क्या बोले थे कि गुजरात कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो है कांग्रेस जो बीजेपी के साथ है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है। तो अपने नेताओं के बारे में कोई ऐसा बोलता है? और तहसीन भाई युवा और प्रबुद्ध हैं, मगर आप कह रहे हैं कि हम आपके लोगों से टैलेंट एक्सपोर्ट करते। नहीं साहब, आपके यहां टैलेंट को तो रहने ही नहीं दिया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले जब मोदी जी और अमित शाह जी का कोई राजनीति में नाम नहीं था, मैं 14 से पहले की बात, 1998 से पहले, ये एनडी तिवारी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, अर्जुन सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, ये शरद पवार ने एनसीपी क्यों बनाई थी, ये ममता बनर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, ये मतलब मोदी जी और उनकी वजह से आने में क्या भविष्य में ये आएंगे इसलिए हम अभी से छोड़े दे रहे हैं। ये प्रणब मुखर्जी जी ने भी 1980 के दशक में एक बार कांग्रेस छोड़ी थी। और आइए 1970-77 के दशक में ये बाबू जगजीवन राम, देवराज अरस, इन्होंने 70 के दशक में ब्रह्मानंद रेड्डी क्यों कांग्रेस छोड़ी थी? भाई ठीक है, आपके जन्म से बहुत पहले की बात है। ये बताइए 1967-68 में, तब तो अटल जी भी भाजपा के अध्यक्ष नहीं बने थे भाई, 68 में बने हैं दीनदयाल जी की हत्या के बाद। ये बताइए निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, ये काहे छोड़े थे भाई? हकीकत यह है कि कांग्रेस किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति थोड़ी भी समझ वाला होगा या जनाधार वाला होगा, आज आप देख लीजिए उत्तर से दक्षिण तक, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, बाहर। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम रहे, बाहर। विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड के सीएम रहे, बाहर। एसएम कृष्णा कर्नाटक के सीएम रहे, बाहर। आपके आंध्र के सीएम वो बाहर रह चुके हैं, बहुत सारे लोग बाहर हो गए। वो उसका कारण ये, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव ने किताब लिखी द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है अंतर्गाथा के रूप में, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी के एरा के बाद कांग्रेस में चाटुकारिता ऐसी बढ़ी इंदिरा जी के एरा में कि पहले लोग इंदिरा जी की निकटता पाने के लिए ये कहते थे कि हम नेहरू के बहुत नजदीक थे, बाद में वो कहने लगे इंदिरा जी से कि आप तो नेहरू से भी महान हैं। फिर उन्होंने कहा राजीव गांधी का एरा आया तो लोग राजीव गांधी को इंदिरा जी से महान बताने लगे, और इस कारण से कैसा पतन हुआ कांग्रेस के अंदर, ये कांग्रेस के किसने लिखा है? तहसीन भाई, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष रहे पीवी नरसिम्हा राव ने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सड़ा हुआ आम है कौन? आपके हिसाब से सड़ा हुआ आम है कौन? मैं नाविका जी इसके लिए एक ही पंक्ति कहना चाहता हूं, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। दिल से हर कांग्रेसी को पता है कि सड़ा हुआ आम कौन है जिसने काम तमाम करके पार्टी का रख दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ तहसीन भाई, क्योंकि मैंने जो साउंड बाइट प्ले करी थी खड़गे जी की, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा जो लोग काम नहीं करते,
अब इस चुनाव के बाद कह रहे हैं जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें काम कौन नहीं कर रहा था, वो तो सारी दुनिया ने देख लिया। वो मलेशिया की थोड़ी बहुत पिक्चर्स आई थी, आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर दी, बीजेपी ने भी, तो कहीं इशारा उस तरफ तो नहीं था। अगर आपका इशारा है कि माननीय मेरा नहीं, अगर आप यहाँ पर कोई दरार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नाविका जी, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हैं। खड़गे जी और बाकी जितने भी कांग्रेस नेता है सब के सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिल्कुल काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 2029 का चुनाव जीतने वाली है, और अभी यही तो गुजरात का चुनाव जीतने वाली है। यही तो सवाल है। और अभी आप मुझे कहोगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने कह दिया, आपने तो कह दिया तहसीन पूनावाला जी, और आपने अगर सुना हो ध्यान से हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो तहसीन भाई क्या कह गए? खड़गे जी राहुल जी के उसमें काम कर रहे हैं, छत्र छाया नेतृत्व में। हाँ? अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो 80 साल के हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, तो अध्यक्ष अगर नेतृत्व में बाकी नेताओं के काम करते हैं, क्योंकि सबसे तो भाई ये इशारा क्या बता रहा है? एक सेकंड हर्षवर्धन जी, क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर हमारे राहुल जी है, जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी सबसे पॉपुलर नेता है, जैसे भाजपा में मोदी जी है। कितना डिफेंसिव खेलोगे? अग्रेसिव खेल रहा हूं, बिल्कुल राहुल गांधी जी हमारे सबसे पॉपुलर नेता, हर्षवर्धन के नेतृत्व में काम करेंगे सब लोग मिलकर। हर्षवर्धन जी, मैं तहसीन भाई पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी क्यों सफाई देने लगे अचानक, जो है तो थोड़ा रुक जाना चाहिए था। सड़े हुए आमों की बात हो रही है ना, तो टेंशन सबकी बड़ी हुई है। मुस्कुरा रहा हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका कोई नेता सबसे लोकप्रिय हो, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टियों का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है कि जब आप सरकार में नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपका सबसे बड़ा नेता होता है। यहां तक कि जब सरकार भी होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व होता है। आपने वो नरेंद्र मोदी को कई बार वो करते हुए देखा होगा। आप कह सकते हैं कि मोदी जी ही सब चलाते हैं, तो जाहिर है वो चुनाव जिता कर लाते हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं इसलिए वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आप बिना सत्ता के लगातार बाहर होकर कहते हैं कि सब राहुल जी तय करेंगे, तो फिर क्यों चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था? क्यों राहुल गांधी गायब हो गए थे, भाग खड़े हुए थे? अब काम छोड़कर भाग जाना, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं तहसीन भाई, काम छोड़कर, एक काम मिला था उसमें हार गए 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर काम छोड़कर भाग गए, फिर दोबारा पद पर नहीं आए और राइडर लगा दिया कि गांधी परिवार का कोई नहीं होगा जिससे गलती से प्रियंका ना बन जाए। चल क्या रहा है पार्टी में सर? असली मुश्किल तो कहीं और है ना, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? और सड़े आम की समस्या एक और होती है। सड़ा आम अगर टोकरी में पड़ा है, सड़ा कोई भी चीज पड़ा है तो सब सड़ा देता है, और उसके बाद कोई भी जो ढंग के अगर अच्छा रहना चाहेगा तो उस टोकरी से निकलकर बाहर जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता क्या सड़ने से बचने के लिए बाहर चले जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं आप भी भले व्यक्ति हैं तहसीन भाई, सोच लीजिए। तहसीन भाई, आपके दोस्त हिदायत दे रहे हैं आपको। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये जो स्टेटमेंट है खड़गे जी का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बौखलाहट है, चिंता है इस बात की कि एक चुनाव है उपराष्ट्रपति का? नंबर ठीक है बीजेपी के ज्यादा थे पहले भी, लेकिन कम से कम 322 तो आने चाहिए थे जितने ऑपोजिशन के नंबर थे। 322 में से फिर 315 ने आकर वोट दिया, 315 में से 300 बोर्ड पर आए। अब ये बौखलाहट है या ये कहीं ना कहीं ये टेंशन है इस बात की कि इस तरह से भाई लड़ते रहे तो पार्टी छोड़िए कोalition कभी सत्ता में नहीं आ सकती? क्या इसलिए सड़े हुए आम ढूंढे जा रहे हैं? और ये सड़े हुए आम सिर्फ कांग्रेस के हैं या इंडिया गठबंधन के भी? सड़े हुए आम का तो पता नहीं, जब से सड़ी हुई बातें होने लगी है, चाहे टीवी डिबेट पे हो, चाहे प्रवक्ता महोदय के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से हो, तब से समाज में एक माहौल ऐसा तो नफरत का तो पैदा हुआ है। कम से कम सड़ी हुई बातें तो नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पावर के पीछे बहुत आजकल आत्माएं भटकती हैं और पावर की तलाश में आत्माएं बदल भी जाती हैं। आजकल तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो बहुतों की अंतरात्मा पावर के चक्कर में, लालच के चक्कर में बदल गई थी। आजकल आत्माएं जो हैं, भारतीय जनता पार्टी समझ गई है
कि आत्माएं कब कब अंतर आत्माएं बदलती हैं और अंतर आत्मा को क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो उसकी व्यवस्थाएं ये रखते हैं, इनके पास होता है और अंतर आत्माएं तुरंत बदलने लग जाती है। अब दिक्कत यह है कि सुधांशु जी अच्छी बात बोलते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं। कह रहे थे कि देखिए पार्टी छोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी से तो सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आदरणीय कल्याण सिंह जी गए थे। पार्टी छोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था, और उनसे ज्यादा मजबूत नेता आज तक उत्तर प्रदेश में आप पैदा नहीं कर पाए। उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और उनकी मदद करने का किसी ने बाद में जब उनको आप नहीं पूछ रहे थे तो यही समाजवादी पार्टी थी, जो हमने इंसानियत के नाते, क्योंकि एक नेता के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी लोग है ना, समाजवादी लोग तो हर व्यक्ति को, पूरे समाज को, हर व्यक्ति को अपना मान के चलते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसकी मदद करना, ये हम लोग की आदत है। क्योंकि हम अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति अगर कोई परेशान है, अगर उसको कोई दिक्कत है और अगर वो चाहता है हम उसकी मदद करें, तो हम दौड़ के जाएंगे उसकी मदद करने। उसको अगर कहीं कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, मान लो घर किसी को दिक्कत, आदमी को मेडिकल की दिक्कत हो सकती है, भैया हम बोलेंगे नहीं आप बीजेपी में तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, आप बीमार हो गए तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी आइडियोलॉजी है, ये यहां तक तो मुझे पता था। अनाथालय कब बन गई ये पता नहीं चला। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। अरे बात तो होने दीजिए सुधांशु त्रिवेदी, जवाब, बात ही पूरी नहीं हुई, जवाब किसका देंगे आप? गुरुजी 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए बोलते हुए, बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो 2.5 मिनट हो गए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। उपदेश नहीं है भाई साहब, 2.5 मिनट हो गए, अब जवाब ले लीजिए। अनुराग भदौरिया, सेकंड राउंड भी आएगा ना भाई, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं, आप समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रहे, मैं नव भारत नहीं छोड़ रही, आऊंगी आपके पास। सुधांशु जी मेरी आवाज जाने दीजिए, थोड़ी 2 मिनट और बोल लूं तो मेरी नाविका जी देखिए, भदौरिया जी लगता तहसीन भाई को अपना मानने को तैयारी नहीं है। जो तहसीन भाई बोले उसको वो काउंट करने को अपने में तैयारी नहीं है, यही इंडी गठबंधन की समस्या। आप जवाब देता हूं। जो अनुराग भदौरिया जी ने बात कही, इन्होंने कहा कि आजकल बहुत सड़ांध वाली राजनीति हो गई। बिल्कुल सही बात है, भाषा की सड़ांध 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा बोलने वाले इमरान मसूद भदौरिया जी की पार्टी के थे। बाद में कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लाके उनको उपाध्यक्ष बनाया, आज वो सांसद हैं। वहां से मोदी जी का नाम लेकर कब्र खुदेगी, और शब्द बहुत घटिया हैं पर बोलने के लिए। इस प्रकार की मौत, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत से लेके मां की गाली तक के शब्दों में नाम लेके, कोई इनडायरेक्ट स्पीच नहीं कि कोई कहे कि इनडायरेक्ट में नाम नहीं लिया गया है तो आपने समझ लिया, सीधे नाम लेके गाली बकने के बाद भी इनको सड़ांध नहीं, उसमें से खुशबू नजर आती है। ये अपने आप में समस्या है। और अभी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का नाम लिया तो भाई अनुराग भाई, हम आपसे बताना चाहते हैं, कल्याण सिंह जी ने पार्टी जरूर छोड़ी थी, मगर जब वापस आए थे पार्टी में, दिल्ली में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद था, उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में वापस क्यों आए, तो उन्होंने जवाब दिया था सूरदास के उस पद के साथ कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और मैं पूछना चाहता हूं, इतना अगर आपके दिल में हमदर्दी थी तो जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई उसके बाद अखिलेश यादव नहीं गए उनके घर पे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री थे और आपकी पार्टी में भी रहे थे, कम से कम शोक संवेदना व्यक्त करने जाना चाहिए, मगर मुख्तार अंसारी के घर पे गए मातम पुरसी के लिए। दर्शकों को समझना चाहिए, अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के घर पे गए मातम पुरसी के लिए, कल्याण सिंह जी के घर पे नहीं गए। और आज भदौरिया जी आकर यहां पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहूंगा नाविका जी, ये राहुल गांधी जी को आम कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत खासुल खुसूस है, और वो खसखस वाले खुसूस हैं, वो तो एकदम सुपर मतलब ब्लू ब्लड टाइप के लोग हैं, उनको आम से तुलना करना ठीक नहीं है। और वो ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी करते रहें, देखिए कितने महान नेता हैं कि 14 का चुनाव डिफैक्टो, अभी बतौर तहसीन पूनावाला, वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में आई, 19 में वो अध्यक्ष बने और खराब स्थिति में आई, अब इस बार वो नेता प्रतिपक्ष है। तो नेता का अंतर समझिए, हमारे नेता मोदी जी है 72 साल के सबसे ऊंचे मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से आज तक के जमाने में बैठी हुई है, और उधर नेता राहुल गांधी जी हैं 139 साल के सबसे निचले पायदान पर आज कांग्रेस बैठी हुई है, भाषा में भी और राजनीतिक शक्ति में भी, प्रभाव में भी, गुणवत्ता में भी। अनुराग जी काउंटर। देखिए सुधांशु जी, आपने सही बोला, सड़ी भाषा तो सड़ी है 2014 के बाद। विजय शाह ने क्या बोला था हमारी महिला सैनिक अधिकारी के बारे में, ये आतंकवादी की बहन है, तब आपके मुंह पे दही जम गई थी।
जाखड़ा जी अब हमारी प्रोफेसर बहनों को रामगोपाल ने- 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया और उनको कह रहे थे इनमें वीरांगना का भाव नहीं है। और किसने इस देश के अंदर में, आपके ही एक प्रवक्ता ने मां की गाली दी थी, मां की गाली, सुन लीजिए कान, अगर आप हटा लीजिए अपना बीपी हटा लीजिए, मां नहीं की नहीं, गाली। आप क्या नेशनल किया था टीवी आपने? पर गाली रिपीट क्या कार्रवाई मत की थी? करिए, मैं पूछना दोहराइए चाहता हूं। मत। तो सवाल ये है, जेल इस में तरह की जो जाऊंगी। बातें होती है वो ठीक नहीं है। हेलो, हाँ, गाली इस तरह की- नेशनल इस टीवी तरह- पर दोहराइएगा मत, जिसने भी कही हो। गाली नहीं दौड़ाता हूं। फिर नाविका जी, आपके साथ दिक्कत है कि आप बीजेपी के रंग में इतना डूब गए हैं कि आप, मैं बोलता हूं आपको दिक्कत होती, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि जो मैं गाली देने लग जाऊंगा, ना मैं बीजेपी की तरह हूं जो गाली बोलने लगूंगा। मैं अनुराग याद दिला रहा भदौरिया हूं जी, आप आपकी गाली जानते दी थी, हैं, बस। आप जानते हैं कि मैं गाली गलौज नहीं करती, लेकिन अरे तो मैं नहीं लेकिन बोल रहा हूं आपकी गाली। सोच इतनी नीची है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं, सिर्फ आप हिदायत दे रही हूँ, डिबेट में नेशनल मैंने कब टीवी गाली पर दी है? दोहराइएगा मत मैंने अनपार्लियामेंट्री गालियां कब वर्ड। दी, आप बताइए, मैंने गाली कभी दी नहीं, आज तक नहीं दी है। बहुत मैं गाली मेहरबानी है, दौड़ाता हूं आप नाविका अपनी जी। बात पूरी करें। मेहरबानी नहीं है, ये मेरे संस्कृति संस्कार है, बीजेपी की तरह नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड, संस्कृति थैंक यू, संस्कार- मेक योर पॉइंट। अच्छा, मेरी बात हाँ, तो सवाल उठता है कि विजय जाखड़ा जी को आपने पार्टी से नहीं निकाला, सॉरी विजय शाह को, जाखड़ा जी को आपने पार्टी से नहीं निकाला। ना जाने कितनी ऐसे में गिना सकता हूं संवैधानिक पद पे रह के लोगों ने क्या क्या नहीं गालियां बकी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आप उन गालियों को छोड़िए। मैं तो कहता हूं कोई भी मां की या बहन की किसी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करे, उसको चौराहे पे आप सजा दीजिए, रोइए, आप उस पर राजनीति मत कीजिए। कल्याण सिंह वाली राजनीति करना- बात पर कोई जवाब नहीं आया अनुराग भदौरिया जी, इधर किस पे? उधर की बातें किस पे? खूब कर ली और मैं समझ रही हूं क्यों जवाब नहीं किस आया, पे? क्योंकि वो अरे जो जवाब- समाजवाद की आइडियोलॉजी है वो लिमिटेड है मुख्तार अंसारी तक, इसलिए कल्याण सिंह का जवाब नहीं आया। लेकिन ऋतुराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15-20 करोड़ में लोग बिक रहे हैं और कोई कह रहा है कि भाई सबने अपनी आत्मा के अनुसार वोटिंग की। क्या एक उपराष्ट्रपति चुनाव के पूरे इस वाक्य में इतना उथल पुथल हो गया कि सब इधर उधर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस पूरे वाक्य का आरोप जो है वो बीजेपी पर डालें, मोदी पर डालें? अपने घर में क्या हो रहा है वो तो किसी को पता ही नहीं। सड़े हुए आम कहां हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? दरअसल खड़गे जी ने एक तीर से दो निशाना मारा है और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने वो भी गुजरात में कहा है। और इसके मायने को समझिए आप नाविका जी, कि जिस वक्त देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो नेता प्रतिपक्ष, और उसी वक्त जो है सो पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में किस लेवल की त्रासदी है, आप इसको समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है सो प्रभावित हैं। 25-26 लाख लोग प्रभावित हैं। और उस वक्त जो है सो नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मलेशिया में घूम रहे थे, मलेशिया में छुट्टियां मना रहे थे। मतलब ये जो है सो एक राजनीति का स्तर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये लोग जो है सो पॉलिटिक्स करते हैं। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि सड़ा हुआ आम और ये सब जो बातें कह रहे हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी में भी एक बात चलती है कि एक है तोता, जो सीबीआई को बोलते हैं तोता, और कांग्रेस पार्टी में है खोता, है कि नहीं? तो सीबीआई ईडी तोता है और कांग्रेस पार्टी में एक खोता है। तो वो चीज उन्होंने साबित कर दिया है। रही बात क्रॉस वोटिंग की, अब तो क्रॉस वोटिंग मुझे तो हुई नहीं है। लगता कि आपको किसी को खोता कहना चाहिए। पंजाब में आपकी सरकार है, मैं जानती हूँ, और ये खोता शब्द पंजाबी में ही कहा जाता है, जानवर का नाम। पर इस लेवल पर ना जाए ना ऋतुराज जी, आप अपना स्तर तो ठीक रखें। अभी मैं झा भाई को कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा उनको। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि देखो, बात यह है कि पंजाब में त्रासदी है, यहां पर चुनाव है, नेता प्रतिपक्ष मलेशिया घूम रहे हैं। हर बार देखा गया कि जब त्रासदी होती है तो प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे होते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी कहीं घूमने चले जाते हैं। आज यहां पर बात अभी गुजरात की आप कर रहे थे। गुजरात में जब से विसावदर में चुनाव हुआ है, विसावदर में सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट को उतारा और वोट कटुआ साबित हुआ, क्योंकि उनका मकसद बीजेपी को हराना नहीं था, उनका मकसद आम आदमी पार्टी को हराना था। लेकिन आम आदमी पूना वाला जवाब दीजिए, और बैकग्राउंड में मैं गाना चलाने वाली हूँ, दोस्त दोस्त ना रहा,
प्यार प्यार ना रहा। जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी के कई आरोप हैं आप पर। 30 साल से मैं बोलता हूं अभी, अगर झा भाई का थोड़ा सा वॉल्यूम आप डाउन कर दे। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे जो रोज आपके घर पे आके भीख मांगते कि भैया हम तो बोले थे बनाएंगे पाठशाला, दे दिया सबको मधुशाला, अब हम जेल में आपके वकीलों को भेजकर हमें निकालिए बाहर। सोनिया, आदरणीय सोनिया जी को बुलाकर रैली कीजिए। अरे मैं गया था 2 बड़े नेताओं को लेकर स्वर्गीय, एक कांग्रेस के स्वर्गीय नेता के पास कि इनका गठबंधन करा, और नेता ने ये कहा था कि इन पे कोई भरोसा नहीं कर सके। आप साहब पे भरोसा करो, आप साहब पे, कांग्रेस की गलती थी, किस सड़े आम ने भरोसा कर लिया इन पे। आम देखिए नाविका जी, भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्य है, दिवंगत नेता की बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि पाप जैसी पार्टी है देश के राजनीति में, जिसने सब पे ठूक कर फिर माफी मांगने का काम किया है। आदरणीय अरुण जेटली जी से माफी मांगे, नितिन गडकरी जी से माफी मांगे, दिग्विजय सिंह जी से माफी मांगे, मजीठिया जी से माफी मांगे। ठूको फिर माफी मांगो, फिर आके कहो हमको जेल से बाहर निकालो, फिर आके ठूको, फिर आके माफी मांगो। अरे भाई इतना खराब था तो क्यों कह रहे थे राहुल गांधी जी कैंपेन करें? अरे इतना खराब था तो क्यों कहते गुजरात में गठबंधन हो? बताइए मुझे ऋतुराज जी, आप कुछ और कहूंगा तो जाकर आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आम आदमी पार्टी। 30 साल से सबसे बड़ा दुर्भाग्य पंजाब में आज जो हालत है उसके लिए क्या मोदी जी जिम्मेदार है, क्या राहुल जी जिम्मेदार है? लड़ाई हो गई। मैंने कहा था बैकग्राउंड सॉन्ग है, दोस्त दोस्त ना रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने देखा किस तरह की लड़ाई हो गई। शुभांकर जी आ रही हूँ, पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कौन किसके पास गया? दोनों एक साथ हुए, 2024 का चुनाव साथ लड़ा है इन्होंने, बस दिल्ली के चुनाव में अलग हो गए और उसके बाद एक दूसरे के साथ जो हाल है वो आपके सामने है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस फिल्म का नाम क्या है? आफ्टर 8 PM नो सीएम इन पंजाब। कटुआ की भूमिका निभाई, हर जगह पर वोट कटुआ बन के जाती है। अरे जाइए आप बॉटल भेजिए, 4-5 बॉटल और भेजिए, आप बॉटल बेचने का काम कीजिए, आप वही करते हैं। कम से कम मेरे चैनल को तो आप होम डिलीवरी मत बना दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी डिलीवरी वाले ही है, 8 PM के बाद कोई सीएम नहीं होता इनका, बॉटल डिलीवरी चालू होती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये नविका जी की ये पहले ये दोनों लोग तय कर लें कि वोट चोरी कहां हुई है और कहां नहीं हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और समझौता उन परिस्थितियों में किया था जब सचमुच नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से समझौता किया। दूसरा, देश के लोगों को ध्यान में आया कि दोस्त कैसे हैं और किस हद तक जाना पड़ गया था। अब तहसीन भाई कह रहे हैं कि इनके पास कुछ लोग आए थे, लेकिन हमको तो ध्यान में है, देशज में कहते हैं ना, कनपट्टी पे कट्टा सटा के समझौता कराया था। पहुंचना पड़ा था रामलीला मैदान में आपके नेताओं को, अरविंद जी की सीखिए पीछे वाली फोटो को, तो याद मत कराइए, देश के लोग भरोसा और खो बैठेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस आंदोलन को लेकर ये आए थे कि शराब वाला मामला, भाजपा वाले तो थोड़ा 2 कदम पीछे थे। मुझे अजय माकन जी याद आ जाते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो एकदम ओपन एंड शट केस है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हेराल्ड एकदम ओपन एंड शट केस है। तो भैया दोनों लोग पहले तय करके अभी बता दीजिए नविका जी के शो में कि किसको जेल चले जाना चाहिए, 11 साल किसका वाला मामला ज्यादा गड़बड़ जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं, हर चुनाव में कह रहे हैं जीजा जी जेल कब जाएंगे, पूछिए इनसे। 11 साल से आपको तो एक्सपीरियंस है जेल में मसाज लेने का, आपको तो एक्सपीरियंस है जेल में मसाज लेने का। कौन सा मसाज लिया, कौन सा एंडिंग में आपको क्या क्या सुख मिला वो आपको पता है, वो तो आपको पता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुख इनको आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी मजे ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि सड़े हुए आमों का पूरा यहाँ बागीचा खुल गया है। आप क्या बोलेंगे इस पर? भाई हम तो सिर्फ हमारी स्थिति में इस समय जिसे कहता हूं ना, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से देख रहा हूं। जिसे कहा गया राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी करनी वैसा उसको दे। तो ये इंडी गठबंधन के दलों के बीच में जो तकरार नजर आई नाविका जी आपके कार्यक्रम में, उससे इनके बीच की दरार कितनी चौड़ी थी वो एकदम साबित हो गई। तो मुझे, और ये बात छोड़िए, जब गठबंधन में ये थे तब की बात कह रहा हूं, 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव में गठबंधन में रहते हुए केजरीवाल जी ने जाकर यह कहा कि भूपेश बघेल देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, और गठबंधन में रहते हुए भगवंत मान जी ने कहा
कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। अब देखिए, ये तो गठबंधन में रहते हुआ तो अलग होने के बाद ये होना स्वाभाविक है। तो इंडी गठबंधन के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार। वैसे वो असली शेर है कि इस घर में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। पर इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। इनकी पार्टियों के चीफ जो हैं सब दोनों ही जमानत पे चल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से सत्ता में आए। सत्ता की पहली दहलीज आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने पालकी ढोकर पार करवाई थी दिल्ली में। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इनका सत्ता का स्विच पंजाब से ऑफ कर दिया, गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया और दिल्ली में इनको साफ कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो एक अलग विषय है, परंतु आज के संदर्भ में मैं पुनः कहना चाहता हूं, जो कुछ हो रहा है इन दोनों पार्टियों को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है बजाय दोषारोपण करने की। लेकिन पब्लिक के इतने सवाल आ रहे हैं, लेकिन शुभांकर जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 15-20 करोड़ में कौन बिका, पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि आज देश के लोग जानना चाहते हैं कि किस पार्टी के लोग 15 से 20 करोड़ में बिके। और आपकी पार्टी ने तो आम आदमी पार्टी पर ही इल्जाम लगा दिया कि यहीं से बिकते हैं सब लोग। कुछ खुलासा तो कीजिए। नाविका जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारी याद आ गई। मुझे तो लग रहा था मैं व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे व्हाट्सएप पे राय लेंगी मेरा। और जहां तक बड़े बड़े नेताओं की बात है, मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि सबकी बड़ी चिंता है कि भाई विपक्षी पार्टियों के टोकरी के जो आम है वो कैसे सड़ जा रहे हैं। अरे खड़गे जी ने ऐसा बोल दिया, कौन से आम साहब, सबको कांग्रेस की टोकरी की चिंता है, टीएमसी की टोकरी की चिंता है, आम आदमी पार्टी की टोकरी की चिंता है, बीजेपी भी यही चीज कर रही है। अरे अपने टोकरी में देखिए ना, आप वो भी तो देखिए। मैंने देखा है उस पार्टी में जहां पे एक बहुत कद्दावर नेता वो हाथ जोड़े बेचारे खड़े थे और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बिल्कुल लड़ा के निकल के चले गए। एक नाम था लाल कृष्ण आडवाणी, उनके नाम सुन के सब विपक्ष के लोग भी खड़े हो जाते थे उनकी इज्जत से। हमने देखा वो बेचारे हाथ जोड़ करके खड़े रहते, इस पार्टी में देखा है। और मोदी जी तो स्वयं भी 2014 से पहले किसी भी नेतृत्व को नकार देते हैं। उनका तो पूरा मानना है कि 2014 के बाद ही जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना हुआ। उसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आते हैं, कभी उनका उल्लेख नहीं किया, कभी नहीं बोलते कि उससे पहले कुछ हुआ है। तो बात तो यहां पे इस चीज की खड़ी होती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर जितना रिसर्च, जितना पीएचडी सब तो कर डाले। बात आती है कि आप मुझसे पूछ रही हैं कि 15-20 करोड़ रुपए में किसने क्या लिया है, वो तो मुझे लगता है सुधांशु जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं कौन सा रोज संसद में आता जाता रहता हूं, जो आते जाते रहते हैं उनको करंट रेट भी पता होगा। रेट तो उनसे पूछिए जो बिकते हैं सुबह शाम, हमसे कहां पूछ रहे साहब, हम तो आम आदमी में शामिल है। रही बात दूसरी कि यहाँ पे सब इतनी जो चिंताएं हैं, बिल्कुल हम लोगों में कमजोरियां हैं, कमजोरियां आपको भी चैनल पे दिख गई, आपस में लड़ने लगे शायद इसी वजह से। कौन 15-20 करोड़ लेकर भाग गया बताइए तो सही। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है और जनता जानना चाहती है कौन है ये लोग जो आत्मा छोड़कर 20 करोड़ ले गए। आत्मा की किसी को चिंता ही नहीं है। राम सिंह कठेरिया का इटावा यूपी से सवाल है, सड़े आम को बाहर निकालो, सीधे कहने की हिम्मत नहीं तो क्या खड़गे जी ने राहुल गांधी को लेकर अंतरात्मा की आवाज इशारे में कह दी? बादल बैनर्जी का कोलकाता से सवाल है, मोदी विरोधी अपने ही सांसदों को बिकाऊ बताकर क्या अपने ही सांसदों का अपमान नहीं कर रहे हैं? और यह सवाल संजय गोस्वामी का कैथल से है, जो पूछ रहे हैं क्या खड़गे जी में इतनी हिम्मत है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ आवाज भी उठा सके? वहां तो नतमस्तक वाला हिसाब है, अगर आवाज उठाई तो फिर एक्शन होगा, सड़ा आम जो भी हो निकलेंगे फिर खड़गे जी। क्यों तहसीन भाई, जनता पूछ रही। जो लोग भाजपा की मदद करे, चाहे वो पार्टी के भीतर हो या गठबंधन में ये पाप जैसी पार्टी, ये सारे सड़े हुए आम हैं। और भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है कि पाप जैसी पार्टी, आफ्टर 8 PM नो सीएम वाली पार्टी भारत की राजनीति में। तो खड़गे जी ये बात गुजरात में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से क्यों कह रहे हैं? वहां भी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का सीट जीते कांग्रेस की वजह से, उनका सीट जीते कांग्रेस की वजह से। क्या सड़े आम वाली बात कहकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? ये सर्वे हमने किया, सैंपल साइज 20,000 लोगों का। हाँ कहने वाले 82% लोग, ना कहने वाले 14% लोग, और जिनका कोई भी पक्ष नहीं है वो 4%।
यानी कि 82% लोग मानते हैं कि खड़गे जी का इशारा शायद गांधी परिवार की तरफ है। यही आज जनता कह रही है, पब्लिक कह रही है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और लेती हूं आपसे इजाजत।